आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लास्ट हेड है, इजी सा हेड है। सेक्शंस क्या आते हैं सर? सेक्शन 1 से लेकर 10 आपको पता है। 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एक्शन, सेकंड था डेफिनेशन, थर्ड क्या है सर? थर्ड प्रीवियस ईयर, 4 चार्जिंग सेक्शन, 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, 6 रेसिडेंशियल स्टेटस, 7वां है आपका डीम टू रिसीव इनकम, 8वां इंटरिम डिविडेंड, सिलेबस में ज़्यादा ध्यान मत दो, 9 इनकम डीम टू एक्रूड अराइज, 10वां एग्जम्प्ट इनकम है, 11, 12, 13 जैसे मैंने आपको बताया ट्रस्ट का इनकम के बारे में बात करता है, आगे आएगा, आपके सिलेबस में डाला है, सब कुछ डाला है। 14 में हेड्स के बारे में बताया, फिर सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी चालू हो जाते हैं, 28 से पीजीबीपी चालू हो जाता है, 45 से आपका कैपिटल गेन चालू हो जाता है, और ये 56 से आपका आईएफआरएस चालू हो जाता है। 60 से 59 तक सब हेड खत्म हो जाएंगे। 60 से 64 आपका कुछ क्लबिंग आ जाएगा, फिर आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड जाएगा, ऐसे करके आपके सेक्शन वाइज बाइफर्केशन दिया हुआ है। सर ये क्या है आईएफओएस? आईएफओएस का मतलब क्या है? नाम ही देखो ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो ना तो सैलरी में आएगा, जो ना हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, ना जो पीजीबीपी में आएगा, जो कैपिटल गेन में भी नहीं आएगा, मतलब जो कहीं नहीं आएगा वो कहाँ आएगा? वो आईएफओएस में आएगा। ये एक तरीके का रेसिजुअरी हेड है, मतलब रेसिजुअल होता है ना कि भाई जो कहीं नहीं जाएगा वो यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे कुछ मेन सेक्शन के बारे में डिटेल दिया है। सेक्शन 56 से लेके 59 तक सेक्शन है। 57 में आपको इसके डिडक्शन मिलते हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में वो 30% के डिडक्शन मिलते थे, पीजीबीपी में आपको सेक्शन 30 से लेके आगे डिडक्शन मिल रहे थे, वैसे यहाँ पे भी डिडक्शंस मिलेंगे। ठीक है। 57 में, 58 और 59 बहुत ही मामूली से सेक्शन है, इतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 56 में बहुत सारे काम की चीजें हैं, मतलब 3 ही काम की चीजें, एक तो डिविडेंड है, एक गिफ्ट का टैक्सेशन है, और मेजर बात करो, बाकी छोटी मोटी चीजें सब पढ़ेंगे। मेजर 3 चीजें, एक गिफ्ट का टैक्सेशन है, एक डिविडेंड का टैक्सेशन है, और तीसरा आपका एक टैक्सेशन है वो फेयर मार्केट वैल्यू पे शेयर होता है ना, सेक्शन 56 टू 7 भी बताऊंगा मैं क्या है। ठीक है। रिवीजन है, जैसे आपको पता है, आपने देखा है, फास्ट रहेगा, फुल स्पीड पे रहेगा, यहाँ पे मैं ज्यादा एकदम कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देने वाला हूँ। सबसे पहले क्या रहेगा? रेसिजुअल हेड है, मतलब चाहे कहीं नहीं आएगा वो आईएफओएस में आएगा। आईएफओएस में यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लिखा पता है? सेक्शन 56 क्या है? मेन है, चार्जिंग सेक्शन। तो 56 का 1 है और 56 का 2 है। 56(2) में स्पेसिफिक चीजें लिखी हुई है जो कि आपके आईएफओएस पे आने वाली है, पर जो 56(2) में नहीं आएगा वो कहाँ आ जाएगा? 56(1) में आ जाएगा। करेक्ट है, मतलब जो ना तो कोई और हेड में आ रहा है, ना 56(2) में आ रहा है, वो कहाँ पे आएगा? 56(1) में आएगा। सिंपल है। तो अगर समराइज करें तो अदर सोर्सेज में कब आना चाहिए कोई चीज? अगर वो इनकम है सबसे पहले, सेकंड वो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है कहीं दूसरी जगह पे, और तीसरा वो कहीं और कोई हेड में नहीं आया है, तो कहाँ आ जाएगा? आईएफएस में आ जाएगा। यहाँ पे जो 56(2) में कुछ स्पेसिफिक चीजें लिखी हुई है उसके बारे में डिटेल दी हुई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिविडेंड का। डिविडेंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नहीं लिखा। पहले डिविडेंड कैसा होता था? पहले डिविडेंड का कंसेप्ट था वो कॉम्प्लिकेटेड था, अभी डिविडेंड का कंसेप्ट सिंपल हो चुका है। तो क्या डिविडेंड का कंसेप्ट है आगे नीचे दिया हुआ है, तभी मैं आपको बता दूंगा। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? देखो बेसिकली आप समझो, मैं एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। आप क्या हो? बॉस हो, आपका कोई एक एम्प्लॉय है, जो आपको लगता है कि भाई ये एम्प्लॉय है तभी मेरा बिजनेस चल रहा है, अगर ये चला जाएगा तो मुझे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तो आप उसके लिए क्या करवा लेते हो? की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी करा लेते हो, लालच देने के लिए। 5 साल के बाद ये जब निकलेगा, पॉलिसी मैच्योर होगी तो बहुत सारा पैसा मिलेगा तुमको, तो उस चक्कर में वो वहाँ पे है। तो जो की मैन इंश्योरेंस का पैसा मिलता है इंक्लूडिंग बोनस, वो टैक्सेबल कहाँ होगा सर? अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है तो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर बिजनेस के रिलेटेड लिया है तो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा, और कहीं नहीं टैक्सेबल हो रहा है तो वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर विनिंग फ्रॉम लॉटरी। लॉटरी का मतलब क्या है? कैजुअल इनकम की बात हो रही है। कौन सी इनकम की? कैजुअल इनकम की। कैजुअल इनकम मतलब लॉटरी, रेसेस, कार्ड गेम, पजल, बैटिंग, गैम्बलिंग, जो भी कैजुअल इनकम मतलब कभी कभी होगी, हमेशा नहीं होगी, और नेचर क्या है? वो कंटिजेंसी टाइप का है, हो सकता है। करेक्ट है। तो वैसी इनकम के ऊपर आपको कोई तरीके का खर्चे का अलाउंस नहीं मिलेगा, कोई तरीके का खर्चा अलाउड नहीं होगा, कोई तरीके का अलाउंस नहीं मिलेगा, कोई तरीके का डिडक्शन नहीं मिलेगा 80C से लेके 80U तक। पर ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस के केस में सिर्फ ये ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस में सिर्फ खर्चे का डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगा, सिर्फ खर्चा जो है वो आपको अलाउड रहेगा। उसके रिलेटेड टैक्स रेट क्या रहेगा पता है अपने को? 30% प्लस सरचार्ज। नीचे इसके रिलेटेड और पॉइंट है जिसमें टीडीएस वगैरह की बात की हुई है कि कितना टीडीएस कटेगा, वो भी हम लोग देखेंगे। फिर बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। अगर एक यहाँ पे क्या किस रिलेटेड बात हो रही है? यहाँ पे एम्प्लॉयर के रिलेटेड बात हो रही है। ये कौन है? एम्प्लॉयर है।
ये कौन है? एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयर क्या करता है? एम्प्लॉय के बिहाफ पे कुछ पैसा पीएफ में, ईएसआईसी में, कुछ पैसा पीटीए वगैरह में जमा कराता है। करेक्ट है। यहाँ पे जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉयर को मिल रहा है, एम्प्लॉय अपने भाग का कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को देगा, मतलब ये डिडक्ट कर लेगा और फिर आगे जाके जमा कराएगा। तो ये जो एम्प्लॉय के बिहाफ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर का क्या मान लिया जाएगा? पता है? इनकम मान लिया जाएगा। और अगर वो टाइमली जमा करा देगा गवर्नमेंट को तो इसका डिडक्शन इसको मिल जाएगा सेक्शन 57 में। तो मतलब नेट कुछ नहीं, मतलब गवर्नमेंट क्या बोलना चाहती है, जो आप एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ले रहे हो वो आप आगे जाके टाइम पे जमा करा दो। अगर टाइम पे जमा नहीं कराओगे तो ये आपकी इनकम मान ली जाएगी, आपको इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है? अगर आप का इंटरेस्ट इनकम जो है वो पीजीबीपी का नहीं है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, अगर वो इंटरेस्ट पीजीबीपी का नहीं है, मतलब पीजीबीपी का इंटरेस्ट इनकम कब होगा? जब आपका सिक्योरिटी खरीदने बेचने का बिजनेस होगा, प्रोफेशन होगा, रोज का आप यही काम करते हो, शेयर खरीदते हो, शेयर बेचते हो, तो वो केस में जो इंटरेस्ट इनकम होगा वो आपका पीजीबीपी का होगा। अगर ये पीजीबीपी का इनकम नहीं होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर हायरिंग ऑफ मशीनरी, आपके पास बहुत सारी मशीन है, आप मशीन को भाड़े पे देते हो और भाड़े पे देके उससे कमाई करते हो, तो वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा? आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। अगर पीजीबीपी में नहीं हो रहा है तो सर पीजीबीपी में कैसे टैक्सेबल हो सकता है? समझो मेरे पास 100 बाइक है, क्या है, 100 मोटरसाइकिल है, वो मैं शिमला विमला में बैठा हूँ, जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको मैं पर डे के हिसाब से वो बाइक घुमाने का, मतलब आप बाइक यूज करो और मेरे को मंथली क्या करो, उसका रेंट पे करो। करेक्ट है। तो ऐसे केस में वो बाइक का जो मेरे को रेंट पे करेंगे वो पीजीबीपी का इनकम होगा। पर अगर वो उसका नॉर्मल बिजनेस नहीं है तो ये आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आप क्या कर रहे हो? हायरिंग कर रहे हो, मतलब रेंट पे दे रहे हो, बिल्डिंग विथ मशीनरी। विथ मशीनरी आपको हाउस प्रॉपर्टी पे मैंने बताया, ये आपका क्या हो जाएगा? आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा, अगर पीजीबीपी में नहीं होता है तो। ठीक है। पता, अगर पीजीबीपी में हो रहा है तो पीजीबीपी में होगा, अगर पीजीबीपी में नहीं हो रहा है तो कहाँ हो जाएगा? आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर बात करते हैं शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। 56 to 7 भी स्टार्ट मार्क लगा दो। सिंपल, एकदम सिंपल है। 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो क्लोजली हेल्ड होनी चाहिए। क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब क्या होता है? ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड टाइप की कंपनीज होती है ना, उसकी बात हो रही है। सेकंड पॉइंट, जो शेयर होल्डर है उसका रेजिडेंट होना चाहिए। कौन सा शेयर होल्डर होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, जो आप इश्यू कर रहे हो शेयर वो प्रीमियम पे करने चाहिए। प्रीमियम मतलब जो आपका इश्यू प्राइस जो है वो आपका जो उसका फेस वैल्यू है उससे ज्यादा होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है कि जो आपका फेयर मार्केट वैल्यू है उससे भी, फेयर मार्केट वैल्यू से भी इश्यू प्राइस ज्यादा होना चाहिए। तो जितना इश्यू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है उतना आप क्या करोगे? टैक्स भरोगे अंडर सेक्शन 56 to 7। क्या मैंने बोला? कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी है, वो अपने रेजिडेंट शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रही है। वो शेयर इशू कर रही है किस पे? प्रीमियम पे इशू कर रही है, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू कर रही है। ठीक है। और वो जितना एक्सेस पोर्शन है वो फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है। तो जितना पोर्शन फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है इश्यू प्राइस का, उतना पोर्शन के ऊपर क्या करना पड़ेगा? आपको टैक्स भरना पड़ेगा 56 to 7 दी। वेयर एन कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब क्लोजली हेल्ड कंपनी है जो रिसीव करती है कोई प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट पर्सन से, मतलब रेजिडेंट पर्सन मतलब रेजिडेंट शेयर होल्डर से वो कंसिडरेशन ले रही है, मतलब शेयर का प्राइस ले रही है ऑफ इश्यू ऑफ शेयर दैट एक्सीड द फेस वैल्यू ऑफ सच शेयर, जो कि फेस वैल्यू से भी ज्यादा पैसा ले रही है, मतलब प्रीमियम पे शेयर इश्यू करती है। तो जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा मिल रहा है, तो वो कितना, जितना पोर्शन फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा मिल रहा है आपको, वो क्या मान लिया जाएगा? टैक्स मान लिया जाएगा अंडर सेक्शन 56 to 7 भी आईएफओएस में। क्लास में एग्जांपल वगैरह के साथ किया था। बस ये 4 कंडीशन आपको पता है तो आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये क्लॉज जो है वो ये दोनों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई जो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग है, सिर्फ नाम समझ लो, वह याद रख लो, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, इससे ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। या फिर कोई ऐसी क्लास या क्लास ऑफ कंपनी जो कि नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द पर्पज, मतलब एक स्टार्टअप कंपनी है और वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग है, बस इनके ऊपर ये क्या है? एप्लीकेबल नहीं है। I'm sorry। चाहिए तो पता, मेरा गला खराब है थोड़ा सा, पर मैं सोचा कि पूरा परफेक्ट होगा फिर करेंगे, उसमें अननेसेसरी पता नहीं यार ये कब ठीक होगा, तो थोड़ा सा बेयर कर देना, खांसी आ रहा है, आई एम सॉरी। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है, एक बार रीड कर देना कुछ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हो गया 56 to 7 भी हो गया। अभी 56 to 7 क्या बोलता है? ये कुछ नहीं बोलता, ये बहुत ही सिंपल सी चीज बोलता है। अगर आपको, आपका प्रॉपर्टी है,
कैपिटल गेन में हम लोग ने पढ़ा था ना, उसका गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया, उसके ऊपर जो आपको कंपेंसेशन मिलता है वो कंपेंसेशन आपका कहाँ चार्जेबल हो जाएगा, IFRS में चार्जेबल हो जाएगा। नीचे इसके ऊपर 50% सेक्शन 57 में खर्चा भी अलाउड होता है, वो देखेंगे। कोई एडवांस मनी है जो आपका फॉरफिट हो जाता है, आप लोग ने कैपिटल गेन में देखा, वो आपका IFRS में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर कोई पैसा मिलता है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, अभी ये गिफ्ट का टैक्सेशन आ गया, ये पूरा कौन सा टैक्सेशन है, गिफ्ट का टैक्सेशन है। देखो सिंपल सी चीज है, आप मेरे को एक बात बताओ, आपको जो गिफ्ट मिल रहा है उसके ऊपर आपसे टैक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सर गिफ्ट के ऊपर कैसा टैक्स लेना चाहिए? मुझे तो खुद को गिफ्ट कमाया, मैं मेरे को कोई इनकम थोड़ी हुआ है। अगर इनकम होगा तो चलो समझ पड़ता है कि टैक्स ले रहे हो, ये तो मुझे गिफ्ट मिला है, बात सही है। तो गवर्नमेंट भी यही बोल रही है कि अगर आपको जेन्युइन कोई गिफ्ट मिला है तो हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। बहुत सारे एक्सेप्शन डाल दिए, पर कहीं पे डाउट होगा। समझो कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गिफ्ट के ऊपर टैक्स जीरो कर दिया, तो लोग क्या करेंगे? मेरे को समझो आपको कुछ पैसा देना है, 1 लाख रुपए, ठीक है, आपने कोई मेरे लिए काम किया, तो मैं क्या करूंगा, आपको टैक्स ना लगे, आप क्या बोलोगे, मेरे को 10,000 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स देना ही है, 30% टैक्स देना है, मतलब 30,000 मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स देना ही है। ऐसा काम करते हैं कि तेरे को मैं 15,000 रुपया दे देता हूँ, तू मुझे क्या कर, एज अ गिफ्ट डीड बना दे और बोल कि मैं ये 1 लाख रुपया गिफ्ट दे रहा हूँ। तो ऐसे केस में क्या होगा, लोग गिफ्ट ही देंगे, फिर भाई कोई पेमेंट वेमेंट करेगा ही नहीं। तो ये केस में गिफ्ट के ऊपर टैक्स लगेगा, ये जरूरी है। पर किस किस चीजों पे लगेगा? अगर आप समझो अपने रिलेटिव से, आपके मम्मी आपको गिफ्ट दे रही, तो भाई उसके ऊपर टैक्स लगाना वाजिब नहीं है ना। वाजिब नहीं है इन द सेंस, वो कोई जेन्युइन चीज नहीं है ना कि मम्मी अपने बेटे को गिफ्ट दे सकती है। तो वैसी एक पूरी लिस्ट है जिसको निकाला हुआ है कि अगर आप ये लोगों से गिफ्ट लेते हो तो हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। तो देखो कौन सी लिस्ट है पता है, ये वाली। मैंने क्लास में आपको एक कोड बताया था, वो कोड याद कर लेना है, सब कुछ याद हो जाएगा। अगर आप कोई रिलेटिव है, उससे आपको गिफ्ट मिल रहा है, 56(2)(10) लगेगा ही नहीं, ये सेक्शन लगेगा ही नहीं, मतलब टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी शादी के ऊपर आपको गिफ्ट मिल रहा है, इसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। अगर कोई इनहेरिटेंस में आपको गिफ्ट मिल रहा है, कोई आपके पूर्वजों से वो लोग चले गए, उसके बाद आपके पास आया है, या विल के थ्रू मिल रहा है, तो इसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। अगर आप कोई पेयर या एज अ डोनर की तरह कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ के टाइम कोई गिफ्ट मिल रहा है, हम टैक्स नहीं लगाएंगे। लोकल अथॉरिटी जो 10(2) में मेंशन है, यहाँ से आपको कुछ मिल रहा है, हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। 10(23)(c) ट्रस्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, वहां से मिल रहा है, आप हमें आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। 12(a) क्या होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह से आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। कोई ऐसा फंड वगैरह है जो 10(23)(c) क्या है, ये मैंने ट्रस्ट के टॉपिक में आपको रिवाइज करा देना है, तो यहाँ से मिल रहा है तो आपको नहीं लगाएंगे टैक्स। कुछ ऐसे सेक्शन 47, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो ट्रांसफर नहीं माने जाते, तो यहाँ से आपको कुछ गिफ्ट मिल रहा है, वहां से मतलब सेक्शन 47 में गिफ्ट विल इनहेरिटेंस वगैरह था ना, पहला पॉइंट ही, वो गिफ्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा। या कोई ऐसे ट्रस्ट से एक इंडिविजुअल को गिफ्ट मिल रहा है जो इंडिविजुअल के बेनिफिट या उसके रिलेटिव के बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाया गया है, तो मतलब ऐसी एक पूरी लिस्ट है जिसके ऊपर आपको क्या नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा ही नहीं। तो मेन मेन जो ऊपर वाले पॉइंट है बस वो आपको ध्यान रखने, नीचे वाले से फिर रीड कर लेने हैं, ज़्यादा आपको फोकस नहीं देना। तो यहाँ से आपको सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि अगर आपको कुछ गिफ्ट मिल रहा है तो हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। गिफ्ट अभी ये बताओ कि कैसे कैसे मिल सकता है। देखो सर 3 तरीके से आपको गिफ्ट मिल सकता है। सबसे पहले कैश में गिफ्ट मिल सकता है, करेक्ट है। दूसरा आपको मूवेबल प्रॉपर्टी में गिफ्ट मिल सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब आपको सोना दे दिया, आपको आईफोन दे दिया, आपको क्या दे दिया, आपको कार दे दी, आपको बाइक दे दी, आपको ड्राइंग पेंटिंग कुछ दे दिया, करेक्ट मूव, या फिर आपको घर वर दे दिया, एक प्लॉट वगैरह दे दिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी के थ्रू आपको गिफ्ट मिल सकता है। तो सबसे पहले कैश, मतलब जो मनी में बात करें, कैश का मतलब क्या है, चेक वगैरह भी सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। अगर आपको पैसा गिफ्ट में मिल रहा है तो अगर पूरे साल में एग्रीगेट वैल्यू पूरे साल में 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगी वो पैसे के, तो पूरा जितना 50,000, मतलब समझो 1 लाख रुपए आपको गिफ्ट मिला पूरे साल में, चेक से या कैश में जो भी, तो ये 1 लाख रुपए के ऊपर पूरा हम लोग IFRS में क्या करने वाले हैं, टैक्स लगाने वाले हैं। 45,000 होगा तो पूरे साल में 1 रुपए के ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। 50,000 से ज्यादा 1 रुपया भी हो गया तो पूरे अमाउंट के ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। तो ये हो गया पहला। अभी सेकंड पॉइंट पे आते हैं, मैं मूवेबल प्रॉपर्टी पे आता हूँ। मतलब एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, DSP या और BSS, ये क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ड्राइंग, स्कल्पचर, पेंटिंग, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट, बुलियन, शेयर सिक्योरिटी। ये क्या होता है, अगर ये सब चीजें आपको गिफ्ट में मिलती है तो ही हम लोग टैक्स लगाएंगे। सर इसमें आईफोन तो है ही नहीं, कार तो है ही नहीं, रेफ्रिजरेटर तो है ही नहीं, AC तो है ही नहीं, भाई पूछेगा, वो कंफ्यूज करेगा। अगर आपको AC, कार,
रेफ्रिजरेटर, ये सब गिफ्ट में मिलता है तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। 56(2)(10) नहीं लगेगा, बाकी के प्रोविजन को अभी मत छेड़ो, 56(2)(10) नहीं लगेगा। अगर आपको फ्री में मिलता है गिफ्ट, एक ज्वेलरी सोना मिलता है फ्री में, अगर इसका वैल्यू एग्रीगेटली पूरे साल में 50,000 रुपए से ज्यादा है तो पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, आपको टैक्स लग जाएगा। समझो आपको फ्री में नहीं मिलता, आपको कम कंसिडरेशन में मिलता है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिलता है, मतलब सोने का वैल्यू है 90,000, आपने पे किया है सिर्फ 30,000, तो जो डिफरेंस अमाउंट है अगर ये पूरे साल में 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। सिंपल है। यस। अभी आते हैं ये क्लास में इन डिटेल डिस्कस किया था, यहाँ पे मैं फटाफट निपटा रहा हूँ भाई, इससे ज्यादा टाइम दे भी नहीं सकते। अभी आपका एंड मोमेंट है, रिविजन है। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, नीचे क्या देख लिया, दो चीजें, एक तो आपका देख लिया सबसे ऊपर कैश में मिला, और दूसरा देखा मूवेबल प्रॉपर्टी में मिला। अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको मिलता है तो क्या होगा, अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो ध्यान रखना, अगर उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, नीचे क्या था फेयर मार्केट वैल्यू था, अगर यहाँ पे आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पर ट्रांजेक्शन, पर ट्रांजेक्शन, पर ट्रांजेक्शन, नीचे क्या था एग्रीगेटली पूरे साल में, यहाँ पे क्या है पर ट्रांजेक्शन 50,000 रुपए से ज्यादा का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है जो आपको प्रॉपर्टी मिला है, तो उसके ऊपर क्या करेंगे, पूरा टैक्स लगा देंगे। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, अगर आपने कुछ दिया है, कुछ कंसिडरेशन दिया है, तो आपको क्या देखना है, जो आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से आपने जो कंसिडरेशन पे किया है, इसका डिफरेंस 50,000 रुपए से ज्यादा है, क्या है 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो आपको इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा पर ट्रांजेक्शन, पर ट्रांजेक्शन, पर ट्रांजेक्शन। पर यहाँ पे जैसे वो सेक्शन 50C में वो 10% वाला क्लॉज है ना कैपिटल गेन में, सेम टू सेम यहाँ पे 56(2)(10) में भी वही क्लॉज है कि द अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ द कंसिडरेशन क्या है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर द कंसिडरेशन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्सीड द कंसिडरेशन, तो आपको क्या कर देना है, वो टैक्स भर देना है। पर इफ the amount of such excess is more than higher of the following amount, namely then difference between the stamp duty value and consideration is chargeable to tax, मतलब जो आपका डिफरेंस है वो दोनों से ज्यादा है अगर, तो ही आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। सबसे पहले ये डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा है, और दूसरा पॉइंट द अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ कंसिडरेशन, पहले 5% था पिछले साल तक, अभी क्या हो गया है 10% हो चुका है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। इसके रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह हम अपने क्लास में देखे थे, ये इंपॉर्टेंट है। इस 50C में मैंने और थोड़ा ध्यान से पढ़ाया था, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे आता है, तो आपको क्या कर देना है, फटाफट फटाफट इसके रिलेटेड आपको एग्जाम्पल करने पड़ेंगे। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यही गिफ्ट का टैक्सेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नीचे की तरफ लिखा रहेगा, ये मतलब होता है डीएसपी चार्ज, जो मैंने बोला ना, मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, और रिलेटिव का मतलब क्या होता है। अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर समझो कोई लड़का है तो उसकी वाइफ सबसे पहले, उसके ब्रदर एंड सिस्टर भी उसके क्या हो जाएंगे, रिलेटिव हो जाएंगे, ब्रदर सिस्टर्स के स्पाउस, ब्रदर सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मैं हूँ मेरे पापा के ब्रदर सिस्टर, करेक्ट है, या मेरी मम्मी के मामा मामी या चाचा चाची, वो वाला कोई लीनियर असेंडेंट या लीनियर डिसेंडेंट, मतलब ऊपर दादा दादी या वो नीचे, फिर लीनियर असेंडेंट या लीनियर डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मेरे वाइफ के दादा दादी वगैरह, और स्पाउस ऑफ द पर्सन रिफर्ड टू आइटम B to F, मतलब जितने भी ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी लोग मेंशन है उन सब की वाइफ, और अगर कोई HUF है तो उसके जितने भी मेंबर है वो क्या हो जाएंगे, उसके रिलेटिव हो जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, द कंपेंसेशन, अगर कोई आपके एम्प्लॉयमेंट, समझो मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ टीचिंग का, मेरे टीचिंग का नहीं, समझो मैंने एज अकाउंटेंट जॉब ज्वाइन किया था, CA था। अभी मेरे को वो लोग ने क्या बोला कि अभी तेरे को चाय भी बनानी पड़ेगी यहाँ पे, भाई कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो ये अकेला एम्प्लॉय है, तेरे को चाय बनानी पड़ेगी। जब कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, मेरा सिर्फ काम था बैलेंस शीट बनाना, अभी मेरे से चाय बनवा रहे, तो ये क्या करे, मेरे एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में या तो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं या फिर मेरे को एम्प्लॉयमेंट छोड़ के जाने को बोल रहे हैं, तो ये कहाँ पे आपका टैक्स हो जाएगा, अगर ये सैलरी में टैक्स नहीं हो रहा है, इफ सेम हैज नॉट बीन टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी, अगर सेम सैलरी में टैक्सेबल नहीं हो रहा है तो ये कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, IFRS में हो जाएगा। सिंपल। अभी ये जो 56(2) में कवर नहीं हुआ वो 56(1) में हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, रीड कर लेना। सॉरी, यहाँ पे लिखा है सेक्शन 115 BAC, जो कि आपको मैंने अभी तक नहीं रिवाइज करवाया है, क्लास में तो हो चुका था अपना बहुत पहले। 115 BAC जो मैंने आपको नहीं रिवाइज कराया, उसकी वजह से सर IFRS में क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ तक सिर्फ ज्ञान दिया हुआ है। IFRS 115 BAC क्या होता है, सिर्फ एक पॉइंट जो है वो फैमिली पेंशन वाला, जो फैमिली पेंशन आपको अलाउड होता है, यहाँ पे आपको 115 BAC में अलाउड नहीं होगा फैमिली पेंशन। ठीक,
मतलब जो फैमिली पेंशन तो इनकम होता है, उसमें से जो आपको डिडक्शन मिलता है ना, वो उसकी बात होगी, वो अलाउड नहीं होगा। फिर बात करें कैजुअल इनकम की, तो कैजुअल इनकम का मतलब क्या होता है, वही लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग वगैरह जो भी सट्टा वट्टे का इनकम है, वो आपका क्या होता है। मेरे को थोड़ा जुकाम हो गया तो मेरे हाव भाव थोड़े आप इग्नोर कर सकते हो। सॉरी। कैजुअल इनकम क्या होता है आपका, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग वगैरह क्या होता है, कैजुअल इनकम होता है। पर ये तीन चीज आपका आईएफओएस में नहीं आएगा। सबसे पहले आप लॉटरी को एज ए स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड करते हो, मतलब आपका काम ही लॉटरी खरीदना बेचना है, तो ये आपका पीजेबीपी का इनकम है। दूसरा, इनकम ऑफ जॉकी, वो जो घोड़े की रेस में घोड़े को चलाता है ना, वो आपका आईएफओएस में नहीं आएगा। ये मतलब कैजुअल इनकम में कवर नहीं होगा। और मोटर कार रैली, मतलब वो जो कार चलाते हैं ना, वो कौन सा होता है, मुझे नहीं पता यार, ये वो कार रेसिंग वाला एक कोई तो रेस होता है ना, मैं भूल गया ना। वो केस में जो कार चलाते हैं, वो भी वो उनका स्किल है, उनका एफर्ट है, उनका प्रोफेशन है, वो उनका कैजुअल इनकम नहीं है, तो वो उसका नॉर्मल इनकम माना जाएगा। ये तीन याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अगर आप लॉटरी स्टॉक एंड ट्रेड की तरह हेल्ड करते हो, या आपके जॉकी हो, आप वो चलाते हो घोड़ा, या फिर आप कोई गाड़ी चलाते हो, रेस में पार्टिसिपेट करते हो, तो ये तीनों आपका कैजुअल इनकम नहीं है, नॉर्मल इनकम है। कोई कैजुअल इनकम है तो उसके सामने आपको कोई तरीके का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एटीसी से लेकर एटीयू तक कोई आपको बेसिक एग्जामेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप डिडक्शन क्लेम करते हो, तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा, वो अलाउड नहीं होगा। मतलब जो आपने वो लॉटरी लगी आपको 1 लाख रुपए की, उसका टिकट था 500 रुपए का, तो ये 500 रुपए का खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। फर्दर डिडक्शन ऑफ 80 से लेके 80 तक आपको क्या नहीं होंगे, अलाउड नहीं होंगे। टैक्स कैसे लगेगा, 30% लगेगा। सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो लग जाएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो हमेशा लगेगा। फिर 115 बीबी में क्या आएगा, टैक्स रेट लिखा हुआ है, ठीक है। आपको टीडीएस काटना पड़ेगा उतने 30% के रेट से, प्लस 10,000 रुपये तक टीडीएस नहीं काटना, उससे ज़्यादा टीडीएस काटना पड़ेगा। पर ये टीडीएस नहीं कटेगा, 10,000 तक टीडीएस नहीं कटेगा। अगर हॉर्स रेस के अलावा कोई और रेस है तो वो केस में भी टीडीएस नहीं कटेगा। सेक्शन 194 बी में टीडीएस कटता है लॉटरी वॉटरी का, और 194 बीबी में टैक्स कटता है हॉर्स रेस का। हॉर्स रेस को छोड़ के कोई और रेस है तो उसका टीडीएस नहीं कटेगा। और विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस अप टू 10,000 टीडीएस नहीं कटेगा। 10,000 के ऊपर फैमिली पेंशन के ऊपर आते हैं। फैमिली पेंशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लो कि कोई एम्प्लॉय या कोई भी तरीके का आदमी जिसको पेंशन मिलने वाला था, वो अब नहीं रहा, तो उसके बिहाफ पे उसके जो फैमिली मेंबर होते हैं, नॉमिनी होते हैं, उनको जो पेंशन मिलता है उसको क्या बोला जाता है, फैमिली पेंशन बोला जाता है। जितना भी अमाउंट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, पर उसमें से 57 का डिडक्शन मिलेगा। कितना 57 का डिडक्शन, मतलब कितना अमाउंट का सर डिडक्शन मिलेगा, 1/3 ऑफ सच पेंशन। मतलब समझो पेंशन आपको मिलने वाले थे कितना, 1 लाख रुपीज, तो उसका 33,333, 1/3 ऑफ पेंशन अमाउंट, और ₹15,000 विच एवर इज लोअर। तो ये 33,333 और 15,000 विच एवर इज लोअर क्या है, 15,000, तो आपको कितना डिडक्शन मिल जाएगा, 15,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल जाएगा। पर अगर आप 115 बीएससी सेक्शन ऑप्ट करते हो तो आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फैमिली पेंशन रिसीव बाय विडो or children or nominated heirs as the case may be of a member of the armed force। आपको पता रहेगा बहुत सारी सेक्शन 10 जो है उसमें एग्जेम्प्ट इनकम बताई हुई है, करेक्ट है। उसमें आपको याद रहेगा, मैंने एक चार्ट बना के दिया था आपको क्लास में, जिसमें गैलेंट्री अवार्ड वालों को या जिसको परमवीर चक्र वगैरह मिला, इनको पेंशन मिलता है इनके जाने के बाद। वो जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, तो उसके ऊपर डिडक्शन का भी सवाल नहीं आता। फिर डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड का टैक्सेबिलिटी पहले क्या था और अब क्या है। देखो पहले क्या था, जो कंपनी डिविडेंड आपको दे रही है उसको डीडीटी पे करना पड़ता था। जिसको मिलता था उसको 10 लाख रुपए तक उसके हाथ में 1034 में एग्जम्प्ट हो जाता था, करेक्ट है। उसके बाद जो बचा 10 लाख के ऊपर का डिविडेंड है, इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख, सेक्शन 115 बी बी डी ए में क्या होता था, टैक्स लगता था। ये पहले का सिचुएशन। अब डीडीटी अबॉलिश हो चुका है। मतलब ये जब कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तब उसको डीडीटी भरने की जरूरत नहीं है। 1034 निकाल दिया गया है, 115 बीबीडी भी निकाल दिया गया। तो अभी क्या सिचुएशन है, जो भी कंपनी डिविडेंड पे कर रही है उसको कोई तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जिसको मिलेगा उसका सीधा सीधा आईएफओएस में हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। और जो आपका इसके हाथ में सीधा आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। और 115 बीबीडीए का तो सवाल ही नहीं। 115 बीबीडीए क्यों लगता था, 10 लाख के ऊपर का टैक्स लगाने के लिए। यहाँ पे तो सीधा सीधा आपके हाथ में ही टैक्स है, तो 115 बीबीडीए का भी अभी कोई रेलेवेंस नहीं। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, आपको समझेगा। देखो पहले के सिचुएशन में क्या दिया है, बिफोर मतलब अभी जो अमेंडमेंट आए हैं उससे पहले वाली सिचुएशन दी हुई है, और इसके नीचे उसके बाद वाली सिचुएशन दी है। एक कंपनी है जो 2 करोड़ रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, एक असेसी है जिसके 10% शेयर है, तो 2 करोड़ में से 20 लाख रुपए डिविडेंड मिल जाता है। और दूसरा असेसी है जिसको 8 लाख रुपए का क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है।
देखो कोई कंपनी 2 करोड़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो पहले क्या होता था, इसके ऊपर डीडीटी पे करना पड़ता था अंडर सेक्शन 115O। करेक्ट। अभी ये जो पर्सन है जिसको 20 लाख रुपए मिला, 10 लाख रुपए तक 1034 में एग्जम्प्ट होता था, और उसके ऊपर 10 लाख रुपए पे क्या भरना पड़ेगा, 115 बीबीडीए में 10% के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा, और ये 8 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि 10 लाख से कम है। अभी सेम सिचुएशन में अभी क्या होगा, ये 2 करोड़ के ऊपर कंपनी को 115 वो में डीडीटी नहीं पे करना पड़ेगा। जो असेसी है उसको, ये आदमी को 20 लाख के ऊपर सीधा सीधा आईएफओएस में टैक्स भरना पड़ेगा, और इसको भी 8 लाख पे सीधा सीधा आईएफओएस में टैक्स भरना पड़ेगा। फिर डिविडेंड का मतलब क्या होता है, रीड कर लेना क्या होता है मतलब। उसके बाद आते हैं अपार्ट फ्रॉम डिविडेंड। देखो एक होता है डिविडेंड और दूसरा होता है डीम्ड डिविडेंड। क्या मैंने बोला, एक होता है डिविडेंड, दूसरा होता है डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड का मतलब क्या है, वो डिविडेंड नहीं है पर हम उनको मान लेंगे, हम उस चीज को मान लेंगे कि क्या है डिविडेंड। सर ऐसा क्या है, ऐसा क्यों कंसेप्ट बना है। देखो जो लोग होते हैं वो बहुत ही होशियार होते हैं, वो गवर्नमेंट को पागल बनाने में मास्टरी होती है। गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम डिविडेंड देंगे, तो अगर तुम डिविडेंड दोगे तो तुमको डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ेगा, सामने वाले के हाथ में भी टैक्स भरना पड़ेगा, ये सब चीजें बताई गवर्नमेंट ने। तो लोगों ने क्या बोला कि डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड का तो मतलब क्या होता है कि हम जो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो प्रॉफिट का कुछ शेयर अपने शेयर होल्डर के साथ में बांटेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अपोषण करेगा, उसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। पर हम प्रॉफिट ना देके हम अपने कंपनी के असेट ही बांट देते, मतलब एक कार पड़ी है, एक शेयर होल्डर को कार दे दी, दूसरे को बाइक दे दी, भाई मौज करो, और नए पैसे से वो कार बाइक वापस खरीद ली। हम क्या कर रहे हैं, हम पैसा नहीं दे रहे, हम प्रॉफिट नहीं बांट रहे, हम क्या बांट रहे हैं, हम कार गाड़ियां असेट बांट रहे हैं। हम कंपनी अपने जो शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड ना देके क्या दे रही है, बहुत सारे शेयर्स वगैरह इशू करी बोनस में। तो ऐसे सब सिचुएशन को क्या लोन दे रही है कि भाई 50 साल के लिए लोन दे रहे, इंटरेस्ट फ्री लोन, जाओ वापरो मजे करो, ऐसा सब कुछ दे रही है तो क्या करेंगे सर। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि एक कंसेप्ट निकालते हैं डीम्ड डिविडेंड। डिविडेंड नहीं है ये डीम्ड डिविडेंड है। डीम्ड डिविडेंड का मतलब क्या, एक्चुअली डिविडेंड नहीं है बट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स हम लोग मान लेंगे कि ये क्या है, डिविडेंड है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, एनी डिस्ट्रीब्यूशन इफ सच डिस्ट्रीब्यूशन एंटर, सबसे पहला 222 ए क्या बात करता है, अगर आप कोई तरीके का असेट बांटते हो अपने किसको, शेयर होल्डर को, कितना बांटते हो, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक बांटते हो, वेदर कैपिटलाइज और नॉट, तो वो क्या मान लेंगे, असेट जो आपने बांटा उसका फेयर मार्केट वैल्यू हम क्या मान लेंगे, डिविडेंड का अमाउंट मान लेंगे। सर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, डिविडेंड देने से पहले आपके पास कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है उसकी बात होगी। ठीक, और कोई भी तरीके का आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो असेट का, तो हम क्या मान लेंगे, उसको डिविडेंड मान लेंगे। सर वैल्यू कैसे पता चलेगा, उसका जो मार्केट वैल्यू रहेगा वो हम ले लेंगे कि उतना अमाउंट का आपने क्या कर दिया, डिविडेंड दे दिया। पहला पॉइंट क्लियर है। ए यानी एसेट, 222 ए फॉर एसेट। बी के ऊपर आते हैं, आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, किसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, डिबेंचर का कर रहे हो, डिबेंचर स्टॉक का कर रहे हो, डिपॉजिट सर्टिफिकेट का कर रहे हो। डी 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 3D का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, किसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, 3D का, डिबेंचर का, डिबेंचर स्टॉक का, डिपॉजिट सर्टिफिकेट का। वेदर विद और विदाउट इंटरेस्ट टू इक्विटी, मतलब इंटरेस्ट के साथ या इंटरेस्ट के बिना कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो अपने इक्विटी शेयर होल्डर को या अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या कर रहे हो, 3D बांट रहे हो, तो वो केस में क्या मान लिया जाएगा, ये इसका अमाउंट आपका डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। पर बोनस शेयर बांट रहे हो, बोनस शेयर सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बांटोगे तो ही डीम डिविडेंड माना जाएगा। अगर बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को बांटोगे तो वो डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। थर्ड पॉइंट, अगर लिक्विडेशन के टाइम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसको डीम डिविडेंड मान लेंगे, कैपिटल गेन में बताया था। अगर नहीं बताया रहेगा तो आपके पीछे जो चैप्टर्स है ना उसमें लिक्विडेशन शायद अलग से दिया हुआ है तो वहां पे बता दिया रहेगा। एनी डिस्ट्रीब्यूशन और रिडक्शन, क्या कर रहे हो आप, कंपनी का कैपिटल कम कर रहे हो, उससे जो पैसा बच रहा है वो क्या कर रहे हो, शेयर होल्डर के साथ बांट रहे हो, तो वो भी क्या मान लिया जाएगा, आपका डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। पर सी और डी के लिए, लिक्विडेशन के लिए और कंपनी का पैसा कम कर रहे हो, डी के लिए उस कैपिटल कम करके जो पैसा बांट रहे हो, उस केस में अगर आप कोई पैसा बांट रहे हो तो डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ये तीन सिचुएशन में, पहली सिचुएशन क्या है, अगर कोई बायबैक कर रहे हो, सेक्शन 77A ऑफ कंपनीज एक्ट क्या होता है, बायबैक होता है। अगर आप बायबैक कर रहे हो तो बायबैक के टाइम जो आप पैसा दे रहे हो, करेक्ट है, आप शेयर वापस ले रहे हो अपने कंपनी के और पैसा दे रहे हो, वो डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। अगर आप डीमर्जर के टाइम, अपनी कंपनी का डीमर्जर हो रहा है उसके टाइम पे कुछ कर रहे हो ऐसा काम, तो आपका डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। और तीसरा पॉइंट, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय शेयर होल्डर और लिक्विडेशन और रिडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब आप जेन्युइनली ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप फुल कैश कंसिडरेशन में उसका पेमेंट कर रहे हो, तो वो केस में भी क्या नहीं माना जाएगा, ये डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा।
उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, इसके ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा, ऊपर वालों के ऊपर बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं पता। इसके ऊपर अगर डीम्ड डिविडेंड पूछना रहेगा ना तो 90% चांस है कि सेक्शन 222 से पूछा जाएगा, या ऊपर वो जो इक्विटी शेयर होल्डर को अगर बोनस दे देते हो तो वो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ये सब कुछ पॉइंट्स है। इसके ऊपर अगर बनेगा 90% चांस है इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा भाई, बहुत ही सिंपल है। इसके ऊपर ज्यादा लोग डरे हुए रहते हैं 222 ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, कौन है क्लोजली हेल्ड कंपनी, जिसका मतलब क्या है, एक ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, वो अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक जिसमें कैपिटलाइज प्रॉफिट नहीं आएगा, ऊपर जितने भी पॉइंट है ना उसमें अप टू कैपिटलाइज प्रॉफिट भी चलता है, पर सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक एक्सेप्ट कैपिटलाइज वाला प्रॉफिट, ठीक है, क्या करती है, लोन या एडवांस देती है। किसको देती है, ऐसे शेयर होल्डर को देती है जिसका 10% या ज्यादा वोटिंग पावर है, या फिर ये वाले शेयर होल्डर के कोई ऐसे कंसर्न को जिसमें ये शेयर होल्डर का 20% या ज्यादा वोटिंग पावर है, उसको क्या देती है, लोन या एडवांस देती है। या तीसरा, ये आदमी के बिहाफ पे किसी और पर्सन को क्या देती है, लोन एंड एडवांस देती है। मतलब मैंने एग्जांपल दिया था, नरेंद्र मोदी को लोन नहीं देती, नरेंद्र मोदी शेयर होल्डर है, उसको लोन नहीं देती, अमित शाह को दे देती। तो भाई बात तो एक ही है ना, उसके लिए वो काम करने वाला है, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो उसको क्या दे देती है, लोन या एडवांस दे देते हैं। तो जितना लोन एंड एडवांस देगी वो हम लोग क्या मान लेंगे, डीम डिविडेंड मान लेंगे कि ये भाई क्या किया आपने, डीम डिविडेंड दिया। इंटरेस्ट वगैरह चार्ज कर रहे हो नहीं चार्ज कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ा। एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है मतलब जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, वो क्या कर रही है, लोन दे रही है, एडवांस दे रही है। एक ऐसे शेयर होल्डर को दे रही है जिसका 10% या ज्यादा वोटिंग पावर है आपकी कंपनी में, या फिर उसकी कोई कंसर्न को दे रही है, मतलब उसका एचयूएफ उसकी पार्टनरशिप फर्म है जिसमें उसका 20% या उससे ज्यादा इंटरेस्ट है। या थर्ड, आप ऐसे लोग आदमी को दे रहे हो जो उसके लिए काम करने वाला है, तो उसके हाथ में डिविडेंड मान लिया जाएगा, पर इसमें कुछ चीजें नहीं आएगी। सेकेंड पॉइंट से स्टार्ट करते हो। समझो आपने जो लोन एडवांस दिया है समझो ना, उसके बिजनेस के रिलेटेड दिया है। जरूरी थोड़ी वो शेयर होल्डर है वो सिर्फ एक शेयर होल्डिंग ही करके बैठा है दुनिया में और कोई काम नहीं करता, ऐसा थोड़ी होता है। उसका सीमेंट का दुकान है फॉर एग्जाम्पल, वो सीमेंट बेचता है, तो वो जो आपने सीमेंट खरीदा, आपको एक बिल्डिंग बनाना है, आपको 100 के टन सीमेंट चाहिए कुछ भी, तो उसके लिए आपने 50 लाख रुपए का एडवांस दे दिया, 50 लाख का एडवांस दिया। ये दिया तो एडवांस है, पर ये क्या माना जाएगा, ट्रेड के लिए माना जाएगा, तो ये आपका क्या नहीं माना जाएगा, 222 में कवर नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट, आप क्या कर रहे हो, आपने पहले वो शेयर होल्डर को लोन या एडवांस दिया था जो डीम डिविडेंड मान लिया गया था, अभी आप एक्चुअली डिविडेंड दे रहे हो जो कि वो सेट ऑफ कर रहे हो, पहले लोन दिया था उससे अभी सेट ऑफ कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी हम यहाँ 222 में नहीं डालेंगे। उसके रिलेटेड टैक्स क्या लगेगा उसके बारे में, ठीक। फिर यहाँ पे एक केस लॉ है, सीआईटी वर्सेस पार्ले प्लास्टिक लिमिटेड का दिया हुआ है। क्या बात करते हैं, ये सब क्लास में डिस्कस किया है, 2-2 लाइन में लिखा हुआ है, इसीलिए आपको लगता है केस वेस क्या है, सब कुछ नहीं है। हर चीज कवर है, वो जो 150-200 पेज के नोट्स है उसमें 150-170 पेज के नोट्स है इनकम टैक्स के, उसमें सब कुछ कवर है। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ लेंडिंग कंपनी है सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लेंडिंग कंपनी, अगर किसी कंपनी का काम ही लोन देना है, तो अगर वो लोन दे रही है तो वो नहीं माना जाएगा भाई कि ये डीम डिविडेंड है। उसका काम ही, समझो कोई बैंक है उसका काम ही तो लोन देना है, वो अगर कोई लोन दे रही है तो ये नहीं माना जाएगा कि लोन दिया जा रहा है। यहाँ पे अभी अपना सेक्शन 56 खत्म हो गया, अभी सेक्शन 57 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 57 क्या बोलता है कि आपका जो इनकम है उसमें से कुछ डिडक्शन मिलेंगे। सर क्या डिडक्शन मिलेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के ऊपर कुछ इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट कर रहे हो तो उसका डिडक्शन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मेजरली यहाँ पे सिक्योरिटी के रिलेटेड इंटरेस्ट का पॉइंट आता है डिविडेंड का, ध्यान से सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे इसका डिटेल डिस्कशन दिया है, मुंह से बता देता हूँ सुन लो। पहले कैसे होता था, जो डिविडेंड आपको मिल रहा था, पहले जो आपको डिविडेंड मिल रहा था वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होता था, तो उसके रिलेटेड कोई खर्चा किया नहीं किया उसका कोई सवाल ही नहीं उठता। पर अभी सवाल उठता है क्योंकि वो आपके हाथ में टैक्सेबल है, उसके रिलेटेड कोई खर्चा करोगे सर उसका डिडक्शन मिलेगा क्या, सिर्फ इंटरेस्ट के खर्चे का ही डिडक्शन मिलेगा, वो भी मैक्सिमम 20% मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक। इंपॉर्टेंट तो पता नहीं है मॉड्यूल में दिया है। फिर यहाँ पे वो लिखा है कि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का पीएफ वगैरह का पेमेंट करता है, अगर टाइमली पेमेंट कर लेगा तो डिडक्शन मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर आपने लेटिंग आउट से कोई इनकम डिराइव किया है उसके रिलेटेड कोई खर्चा किया है, कहाँ पे लिखा है सर, सेक्शन पीजीबीपी का सेक्शन याद है, सेक्शन 30 नहीं, हाँ सेक्शन 30 और सेक्शन 31। 30 बात करता था बिल्डिंग के रिलेटेड खर्चा, और 31 बात करता था प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर के रिलेटेड खर्चा, उसका करंट रिपेयर करते हो उसी के रिलेटेड बात है। अगर पीजीबीपी में नहीं आएगा तो यहाँ पे आपका क्या डिडक्शन मिल जाएगा, सॉरी मेरा हेल्थ खराब है तो
फिर फैमिली पेंशन के रिलेटेड क्या खर्चा अलाउड होता है, ऊपर हम लोग ने देख लिया। एनहांस कंपनसेशन या इनिशियल कंपनसेशन, जो आपका प्रॉपर्टी क्या होता है कब्जा कर लेती है गवर्नमेंट, कब्जा नहीं, जो आपका लेके जाती है, उसके बाद जो आपको कंपनसेशन मिलेगा उसके ऊपर 50% सीधा आपको अलाउड हो जाएगा। और अदर डिडक्शन अगर आपका उसके रिलेटेड है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है वो आपका 20% डिविडेंड इनकम के रिलेटेड, कि मैक्सिमम 20% का आपको खर्चा अलाउड होगा। और यहाँ पे क्या केस लॉ दिया, इन ऑर्डर टू क्लेम द डिडक्शन द 57 के नॉट earned as a result of expense. The court held that interest on money borrowed for investment in share which had not yielded taxable dividend। भले ज़रूरी नहीं है कि कोई आपका एक्सपेंस आपने जो किया है वो आपका इनकम अर्न करने के लिए ही काम आना चाहिए, अदरवाइज भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 15 में, 57 में कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेक्शन 58 क्या बोला हुआ है, सेक्शन 58 बोलता है कि आपको कुछ तरीके के खर्चे आपको अलाउड नहीं होंगे। सबसे पहले कोई पर्सनल खर्चा किया है एसएससी ने तो अलाउड नहीं होगा। दूसरा, कोई आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया आउटसाइड इंडिया जिसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा पर गवर्नमेंट को जमा नहीं करा है, इसके ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपने कोई सैलरी पेमेंट किया आउटसाइड इंडिया, उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा तो आपको अलाउड नहीं होगा। बेसिकली 40A1 ने पीजीबीपी में दिया है उसकी बात हो रही है, और 40A वाले खर्चे कोई आपने कर दिए तो उसका अलाउड नहीं होगा। 40A2 क्या होता है, आपका आपने रिलेटिव को एक्सेस पेमेंट कर दिया। 40A3 क्या होता है, आपने कैश में 10,000 रुपये से ज़्यादा और ट्रांसपोर्टर के केस में 35,000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट कर दिया तो अलाउड। फिर डीम्ड इनकम क्या है, रीड कर लेना, कोई काम का नहीं। तो यहाँ पे आपका मोटा मोटी क्या हो जाता है, आईएफएस खत्म हो जाता है। अभी केस लॉ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका आईएफएस खत्म हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इससे काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम लोग ने क्लास में कर लिए थे सीए इंटर के मॉड्यूल से, वही रिपीटेड चीज़ें हैं कि मतलब मेजरली गिफ्ट के बारे में पूछते हैं कि मैरिज के टाइम गिफ्ट एग्जाम्प्ट होगा, है वो वाली चीज़ें। ये टाटा टी का क्या केस लो है भाई, सिंपल सी चीज है। ये लोग क्या बोलते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है। करेक्ट है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है। ये पहले का केस लो है, डीडीटी जब था तब का केस लो है। अभी तो ये वैलिड भी नहीं होगा क्योंकि डीडीटी है ही नहीं। तो ये लोग क्या कर बोलते हैं कि हम अपने शेयर होल्डर को, जो हम लोग चाय पत्ती बेच के पैसा कमाते हैं टाटा टी वाले, वो क्या करते हैं, हम अपने शेयर होल्डर को पैसा दे देते हैं। करेक्ट है, डिविडेंड देते हैं। तो डिविडेंड भी एग्जेम्प्ट होना चाहिए ना, क्योंकि वो हम लोग ने एग्रीकल्चर इनकम बेच के कमाया। करेक्ट है, तो ये डीडीटी पे भी एग्जाम्पशन। तो भाई आपको क्या लगता है, ये क्या सही बोल रहे हैं, क्या सही नहीं बोल रहे? क्योंकि शेयर होल्डर ने खेती बाड़ी के लिए पैसा नहीं दिया था, उसने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया था टाटा टी कंपनी लिमिटेड पे, पैसा कमाने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट या बिजनेस, जो भी बोलो। करेक्ट है, तो उसके केस में गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई कोई तरीके का आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नेचर अलग है। आप कोई शेयर होल्डर जाके फावड़ा वावड़ा मार के कुछ उगाता था तो वो केस में हम एग्जम्पशन देते थे। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके बिजनेस में जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, जिसको डिविडेंड बोला जा रहा है, तो उसके ऊपर हम आपको कोई एग्जम्पशन नहीं देंगे। टाटा टी कंपनीज एंगेज इन कल्टीवेशन ऑफ टी, एग्रीकल्चर प्रोसेस कंटेंट करती है। वो बोलती है कि हम जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिविडेंड, वो डीडीटी के लिए लायबल नहीं है क्योंकि ये एग्रीकल्चर इनकम है। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट शेयर होल्डर से इंप्रेस नहीं हुआ विद कैरेक्टर ऑफ सोर्स ऑफ इट्स इनकम। डिविडेंड इज नॉट रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम अ लैंड, जो डिविडेंड है वो लैंड से रेवेन्यू नहीं डिराइव हो रहा है, और ये टर्म नहीं मारी है, शेयर होल्डर का एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, देयरफॉर आपको डीडीटी डिडक्ट करना पड़ेगा। पर आज के दिन में आप देखोगे तो डीडीटी ही नहीं है, तो क्या फर्क। नेक्स्ट केस लॉ है स्वप्ना रॉय का, जिसमें क्या बोला गया है कि एक कोई एसएससी है जो कि कंपनी है, वो अपने दूसरे सिस्टर कंसर्न से, मतलब सिस्टर कंसर्न मतलब दूसरे सब्सिडरी या दूसरे एसोसिएट्स वगैरह कंपनी है, उनको कोई लॉस हो रहा है, मतलब उनको कंपनी को काफ़ी लॉस हो रहा है, तो उसमें क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपना पैसा डाल रही है। तो उसको इन्वेस्टमेंट माना जाएगा या खर्चा माना जाएगा? अगर खर्चा माना जाएगा तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। करेक्ट है, तो क्लाइंट क्या बोलेगा, भाई खर्चा दे दो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हाईकोर्ट ने, बेसिकली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या बोला कि एक्सपेंस टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन, जो आपने लोन दिया है उसके लिए, ये जो एक सिस्टर कंसर्न ने लोन दिया तो दूसरा उसको क्या पे करे, इंटरेस्ट पे करे। तो वो जो इंटरेस्ट है वो आपका होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग सच इनकम नहीं माना जाएगा, कि वो इनकम अर्न करने के लिए आपने पूरा खर्चा नहीं किया है, बट ये एक कलरेबल डिवाइस है जिसको यूटिलाइज कर रही है कंपनी, फंड को यूज कर रही है अपने दूसरे कंपनी का, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी का फंड यूज कर रही है। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आपको सिर्फ इतना समझना है कि अलाउेबल नहीं होगा, इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा।
इज इट क्लियर? तो दो केस लॉ थे, टाटा टी वाला और स्वप्ना राय वाला। टाटा टी में क्या बोला गया था? टाटा टी में सिंपल सा बोला गया था डीडीटी लगेगा। अभी तो डीडीटी है ही नहीं तो बात अलग है, वो टाइम पे ऐसा बोला गया था कि ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है जो डिविडेंड पे किया जा रहा है। और सेकेंडली जो आपका कल इंटरेस्ट वाली बात हुई, जो तो इंटरेस्ट का खर्चा भी आपको अलाउड नहीं होगा। आईएफओएस में कौन कौन से सेक्शन पड़े? 56 चार्जिंग सेक्शन था, 50 मतलब 56(1) में जो कहीं नहीं दिया वो इनकम आ जाएगा, 56(2) में स्पेसिफिकली मेंशन इनकम है। फिर क्या था? 57 में खर्चे अलाउड डिसअलाउड होंगे। 58 में आपका कौन सा वो खर्चा नहीं अलाउड होगा, बेसिकली वो 4-5 से ना। और 59 में डीम इनकम जो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपका आईएफओएस जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए।